नमस्कार जोहार दोस्तों। आज हम लोग एफआरओ एसीएफ के मुद्दे पर चर्चा करेंगे क्योंकि अब अगला फैसला इसी का आना है। मंडे को इसका हियरिंग है और उसी दिन क्लियर हो जाएगा कि एफआरओ और एसीएफ का जो एग्ज़ाम है इसको रद्द करने का जो निर्णय है, मेंस एग्ज़ाम को रद्द कर मेंस का पूरे एग्ज़ाम को रद्द करने का जो निर्णय है उस पर स्टे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आज के डेट में सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेरी हमारे पास उसी चीज़ को लेकर के आ रहा है कि इस पर स्टे मिलेगा या नहीं मिलेगा। आगे ये मामला आपको तुरंत समझ में आ जाएगा अगर आप इस स्टे की प्रक्रिया को या ये रद्द करने की प्रक्रिया को प्रॉपर तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीडिया में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि मीडिया में कह रहे हैं कि अदालत के अंदर जो मामला है बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। बिल्कुल होता है टेक्निकल मामला, लेकिन इसी टेक्निकल मामले को थोड़ा आसान करके समझेंगे तो हर चीज़ मैंने आपको क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगी। मैं एकदम आसान भाषा में आपसे बात करूँगा ताकि आपको हर चीज़ क्लैरिटी से समझ में आ जाए। पहली चीज़ ये है कि इसमें जो स्टे मिला है 11 to 13 जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, एफएसओ और सीडीपीओ के एग्ज़ाम में जो भी सरकार ने राहत प्रदान किया है, किस बेसिस पे किया है। मतलब वहाँ जो चयनित छात्र हैं वहाँ जाकर के अदालत में उन्होंने ऐसा क्या आर्गूमेंट दिया, उनके वकीलों ने ऐसा क्या आर्गूमेंट दिया कि एक ही दिन में ये फैसला बदल गया, रद्द करने का फैसला तुरंत रुक गया। एनीवे, तो ये जो आप देख रहे हैं कि जो फैसला एक ही दिन में बदला उसको हम लोग कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब ये जो छात्र हैं, जो चयनित छात्र हैं जिनको अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह मिल चुका है, उन्होंने किस चीज़ को कोट किया कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट हो रहा है हमारा अगर ये एग्ज़ाम सरकार के अचानक से लिए गए फैसले की वजह से रद्द होता है। तो पहली चीज़ तो आपको समझना होगा कि क्या ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बाकी एग्ज़ाम्स पे भी एप्लीकेबल है या नहीं है, या एप्लीकेबल है तो किन एग्ज़ाम्स पे एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल नहीं है तो किन एग्ज़ाम्स पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं एक साथ लाइन में हैं। तो पहली चीज़ ये देखना है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बेसिकली एक तरह का संविधान का बना हुआ, वैसे ये एग्जैक्ट टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो इस चीज़ को संविधान का हार्ट एंड सोल बताते हैं। मतलब हार्ट एंड सोल बना देते हैं। हार्ट मतलब होता है दिल, सोल मतलब आत्मा। मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भले एग्जैक्ट ये टर्म आपके कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये उसकी दिल और आत्मा है, मानी जाती है। तो ये दो पिलर्स पे टिका होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। वो दो पिलर क्या हैं? पहला पिलर है दूसरे पक्ष को सुनना। कोशिश कर रहा हूं मैं एकदम आसान टर्म आपको बताने का कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पहला जो पिलर है, जो पहला फाउंडेशन है, वो है कि दूसरे पक्ष को सुने बिना सरकार या कोई भी एजेंसी जो है फैसला नहीं सुना सकती। तो यहां पर क्या हुआ है कि पहली चीज कि नो पर्सन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। किसी को भी आप बिना उसका बात सुने हुए कोई डिसीजन नहीं सुना सकते हैं, भले आप गवर्नमेंट ही क्यों नहीं। दूसरा चीज क्या हुआ है कि आपको अथॉरिटीज एक प्रॉपर प्रायर नोटिस दिया जाएगा। मतलब अगर आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो 311(2) का भी प्रोटेक्शन है आर्टिकल, लेकिन फिर भी अगर आप एस्पिरेंट भी हैं और ये मल्टी स्टेज एग्जाम है जिसमें पीटी भी होगा, मेंस भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, फिजिकल भी होगा, मल्टी स्टेज एग्जाम, इस तरह के परीक्षाओं में अगर आप एस्पिरेंट हैं तो भी आपको एक नोटिस दिया जाना अनिवार्य है कि क्या अथॉरिटीज़ ने आपको एक नोटिस दे करके ये बताया कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एनीवे, खैर 11 to 13 जेपीएससी या जेएसएससी, सीजीएल वाले इन केस में प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो रहा था, क्योंकि ना तो कोई नोटिस दिया गया, ना तो किसी तरह से उनको बताया गया, ना उनको अपना पक्ष रखने दिया गया, और इस कारण जो है कोर्ट के अंदर में एक सिंगल हियरिंग में ये मामला धराशायी हो गया। क्योंकि आपका जो पक्ष कोई रखने जा रहा है, मान लीजिए वो कुछ बोले ही ना, तब तो मामला गिरेगा ही। एनीवे, उस पर चर्चा करते हैं भी थोड़ा देर। पहले प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस समझते हैं। तो पहला पिलर तो ये हो गया कि ये मोटा मोटा इसका मतलब ये है कि आपका पक्ष सुने बिना कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। दूसरा क्या है कि नो बायस अलाउड। मतलब वैसे तो कि ये जो आपका जो भी निर्णय आना है इसके अंदर में, उसमें कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए। बायसनेस कब होता है? मतलब कि मान लीजिए जो जज लोग आपका फैसला सुना रहे हैं वो कोई बायस्ड फैसला, किसी तरह के पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर लिया गया फैसला नहीं होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि मैं कहीं बैठ करके मैंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि हाँ प्रोटेस्ट हो, हमको कुछ लोग ज्वाइन कर लिए, और मैंने क्या किया कि दबाव बना दिया किसी के ऊपर कि नहीं, अगर आप ये चीज़ कैंसिल नहीं करेंगे मैं आपको वोट नहीं दूंगा। अब ये एक तरह का बायसनेस, और उस दबाव में आकर के सरकार ने अगर ये फैसला लिया कि ये सब चीज़ खत्म हो जाना चाहिए, तो ये बायसनेस है।
तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कब वायलेट होता है? जब ये दो चीज़ें, जब इसके दोनों पिलर्स में से कोई भी एक पिलर जो है वायलेट होता है, या कोई भी एक पिलर सही तरीके से फॉलो नहीं होता है। तो इसमें पहला क्या था कि क्या आपके पक्ष को सुना गया? तो नहीं सुना गया उनके स्टूडेंट्स के अनुसार। और क्या किसी पॉलिटिकल दबाव में ये फैसला लिया गया, या राजनीतिक दबाव के ऊपर, या पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर ये फैसला लिया गया? तो दोनों बातें हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये ग्राउंड बनता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। अब 11 to 13 जेपीएससी में आइए, क्योंकि जेपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, तो ये मामला थोड़ा सा जेएसएससी से अलग हो जाता है। जेएसएससी का अलग मामला हो जाएगा, जेपीएससी का अलग मामला हो जाएगा। और कुछ वैसे आर्टिकल जो इसमें इन्वॉल्व होते हुए आपको दिखेंगे, वैसे आर्टिकल्स को मैं यहाँ थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि एक तो है जैसे आर्टिकल 14, इसमें आर्टिकल 16 भी इन्वोक है, माने आ सकता है। इसमें आर्टिकल 320 का भी जिक्र होगा, इसमें आर्टिकल 311(2) भी आएगा, और इसमें मेन देखेंगे तो इतने भी आर्टिकल से ये काम समझ में आ सकता है आपको। अब मैं आर्टिकल्स क्यों लिख रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि देखिए जेपीएससी में एसीएफ एफआरओ का क्या होना है नहीं होना है, उसमें दो बातें आएंगी। एक क्या है वो बात कि जेपीएससी ने अपने रूल्स में कहा है कि मैं एग्ज़ाम को किसी भी समय, माने ये जो एग्ज़ाम मैं कंडक्ट कर रहा हूँ उसको किसी भी स्टेज पे बिना कारण बताए कैंसिल कर सकते हैं। मतलब जेपीएससी का क्या है कि कैंसिल करना उसका एक अधिकार है, जेपीएससी का ये कहना है, उसके रूल्स में है। क्लियर? अब क्या ये रूल बदलेगा? अगर मान लीजिए कि आपका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, अपॉइंटमेंट अगर हो जाता है तो फिर आप तो 11 to 13 जेपीएससी वाले कैटेगरी में आ गए कि 11 to 13 जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, इन सब कैटेगरीज में चले गए। अगर आपका अपॉइंटमेंट हो गया तो अपॉइंटमेंट होने से आपको आर्टिकल 311(2) का भी प्रोटेक्शन मिल गया, है ना। अगर आपका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है तो आर्टिकल 311(2) का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, जो कि बेसिकली सिविल सर्विसेज के लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए है कि बिना प्रॉपर इंक्वायरी के इनको नहीं हटाया जा सकता है। क्लियर? दूसरी तरफ अब ये बचे बाकी सारे आर्टिकल्स, तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी है ना, कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम अभी चल ही रहा है, जिनका या तो पीटी या मेंस क्लियर हुआ है, वो बाकी के 3 आर्टिकल्स के हेल्प से और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हेल्प पे वो जा सकते हैं, और वो एक दिन के अंदर मामला ही हो जाता है। तो असली मामला यहाँ क्या क्लैश आ रहा है कि क्या जेपीएससी ने जब आपको एग्ज़ाम से पहले ये बता दिया था कि हम ये एग्ज़ाम कभी भी रद्द कर सकते हैं, तो अब रद्द क्यों नहीं करने दे रहे हैं, उसको अब कैसे चैलेंज करेंगे? तो कोर्ट के अंदर यही मामला बनेगा कि क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 14 मतलब राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 16 मतलब किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में प्रॉपर तरीके से उसको, माने इक्वल चीज़ें, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाले में। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब यही सरकारी नौकरी के मामले में इक्वल उसको भी मिलना चाहिए। और आर्टिकल 320 का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो है, माने सरकार को अगर कोई फैसला लेना है जाकर के, या किसी भी तरह का डिसीजन लेना है, तो बिना जेपीएससी के कंसल्टेशन के ये फैसला नहीं हो सकता है। अभी जो सरकार ने किया, जो डिसीजन दिया, वो कार्मिक विभाग का डिसीजन है, और आर्टिकल 320 के अनुसार किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट के मामले में जेपीएससी का उसमें सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना जेपीएससी के सलाह मशवरे के उस चीज़ में कुछ नहीं कर सकती, इसलिए तो एग्ज़ाम जेपीएससी कंडक्ट करती है, नहीं तो सरकार ही एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेती। तो वो आर्टिकल 320। तो मामला यहाँ ये बन रहा है कोर्ट के अंदर में कि क्योंकि फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बड़े होते हैं, ये बहुत बड़े होते हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से, कि कोई सरकार ये फैसला कर ले, या फिर मान लीजिए कि जेपीएससी ही क्यों नहीं अपने कुछ सर्कुलर में या अपने रूल्स में ये लिख ले कि एग्ज़ाम हम कैंसिल कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस उनसे ज़्यादा वेटेज है, उनसे ज़्यादा कहीं बड़ा है। और इसी कारण हो सकता है कि जब अदालत के अंदर में कार्रवाई हो, या अदालत के अंदर जब सुनवाई हो, उस समय वो पक्ष जो बेसिकली सेलेक्टेड स्टूडेंट का के तरफ से आर्गूमेंट कर रहा होगा, उनका ये आर्गूमेंट आएगा कि क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट हो रहा है या कई कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार वायलेट हो रहे हैं, इसी कारण से जो ये परीक्षा रद्द करने का निर्णय है, इसको सरकार, या फिर ये निर्णय को ही आप पूरे के पूरे क्वैश कर दीजिए, स्टे लगा दीजिए इसके ऊपर। तो यहाँ 90% चांस है स्टे लगने का। अब मैं ये 90% क्यों कह रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे 2 पक्ष है, दोनों पक्ष को समझ लीजिए। एक पक्ष वो है जो स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं, जो स्टूडेंट मेंस का एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनके सामने कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है, खाली फिजिकल है और इंटरव्यू देना है। और दूसरे तरफ वो हैं
जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो लोग सिलेक्टेड नहीं हैं और उनका आरोप लग रहा है कि ये एग्ज़ाम पूरी तरीके से टेंटेड है, पूरी तरीके से मैल प्रैक्टिस किया गया है इस एग्ज़ाम में। और इन जो स्टूडेंट नहीं सिलेक्टेड हैं, इनका ये गए सरकार के पास, अब सरकार इनको रिप्रेजेंट कर रही है कोर्ट के अंदर। कोर्ट में सरकार किसके साइड पे खड़ी है? सरकार खड़ी है इनके साइड पे, और सरकार कुछ बोले नहीं रही है। इनका वकील बोलेगा, लेकिन अगर इनका वकील कुछ नहीं बोलेगा तो फिर इनका पक्ष तो नहीं वहां प्रॉपर तरीके से आ रहा है। तो क्योंकि ये मामला थोड़ा सा इस तरह का है कि मान लीजिए मैंने आपको बोला कि हाँ चलिए मैं आपका साथ दूंगा वहां पर, और साथ देने की जगह मैं वहां जाके चुपचाप खड़ा हूं, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, तो इनका फिर तो गया काम से। तो अभी करंट सिचुएशन में ये पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, क्योंकि किसी ने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि अदालत के अंदर में, जैसा स्टूडेंट्स का आरोप है या जैसा मीडिया बता रहा है कि अदालत के अंदर में इस तरफ के जो वकील थे इन्होंने कुछ बोला ही नहीं सरकार के साइड के, या जो एडवोकेट जनरल थे वो प्रस्तुत ही नहीं हुए, ये आरोप लगाया जा रहा है। तो बेसिकली अगर यही चीज़ रिपीट हुआ FRO ACF में भी, तो बस मामला ये होगा कि इसको जो रद्द किया गया है इसके ऊपर भी स्टे लग सकता है। एनीवे, तो क्या पास्ट में कभी ऐसा हुआ है कि कोई एग्ज़ाम, मान लीजिए कि PT मेंस या कुछ ऐसा स्टेज हुआ हो और उसको सरकार ने रद्द किया हो, कोर्ट ने स्टे लगा करके वापस से ऐसा कर दिया? तो हाँ, ऐसा हुआ है कई बार। मैं क्योंकि पुराना जजमेंट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एनीवे, तो ये मैं क्योंकि पहले ही आपको बातों बातों बता दिया, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया स्लाइड को, क्योंकि मैंने आपको बता दिया पहले ही कि ये प्रिंसिपल ACF FRO एग्ज़ाम में भी एप्लीकेबल है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्योंकि यहाँ भी कोई वार्निंग नहीं दिया गया, कुछ बताया नहीं गया है, किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया है प्रायर कि भाई हम आपका एग्ज़ाम रद्द करने वाले हैं। और बेसिकली यहाँ पर कलेक्टिव पनिशमेंट दे दिया गया है कि सबको एग्ज़ाम सीधे रद्द कर दो, और बिना किसी तरीके के जाँच के ये चीज़ किया गया, क्योंकि जाँच तो अभी चल ही रहा है। एनीवे, अब आते हैं कि पीछे का, जैसा मैंने एक जजमेंट बोला, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो KM अनामिका मिश्रा, मेरे ख्याल से कुमारी होगा, कुमारी अनामिका मिश्रा वर्सेस UP पब्लिक सर्विस कमीशन, 1990 का मामला। ये जो एग्ज़ाम है ये बेसिकली छोटा छोटा लिखा होगा, आपको दिखेगा नहीं, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ छोटा सा, कि अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विमेन, मतलब सिर्फ विमेन लोग इसमें अलाउ थे, और ये शिक्षा अधिकारी का एक एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में 2 स्टेज थे, एक स्टेज था रिटन एग्ज़ाम और एक था शायद कंप्यूटर ट्रेनिंग या जो भी उसका कोर्स था। इस एग्ज़ाम को भी इसी तरीके से रद्द कर दिया गया था। रद्द क्यों किया गया? कि कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गया था कंप्यूटर वाले एग्ज़ाम में, जिस कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका नंबर ज़्यादा आया था उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, मतलब कट ऑफ से उनका नंबर ज़्यादा आ गया लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जब उन्होंने शिकायत किया तो एग्ज़ाम रद्द हो गया। एग्ज़ाम रद्द हुआ तो स्टूडेंट्स कोर्ट चले गए कि भाई हमने सारा स्टेज पार कर लिया है और ये टेक्निकल एरर की वजह से पूरा का पूरा एग्ज़ाम रद्द हो रहा है। तो कोर्ट ने वहाँ स्टे ऑर्डर लगा करके उसको रोक दिया और दोबारा से फिर माने इंक्वायरी कंडक्ट किया गया। तो स्टे ऑर्डर का मतलब कि अब जिनका नौकरी लगा था वो नौकरी कर रहे हैं, और जिनका किसी गड़बड़ी की वजह से नाम बाहर हो गया था वो लोग केस लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको रिप्रेजेंट कर रही है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट किस तरीके से रिप्रेजेंट करती है ये तय करता है कि आपका स्टे ऑर्डर लगेगा या नहीं लगेगा। या सारा मामला कोर्ट के अंदर तो बस उसी चीज़ का है कि दलील कितना मजबूत है आपका, ये प्रूफ कितना मजबूत है। एनीवे, अगर मान लीजिए कि फाइनली स्टे लग ही जाता है, अगर स्टे लगने के बाद क्या होगा कि क्या फिजिकल टेस्ट होगा आगे, क्योंकि अब फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू ही बचा है। अगर स्टे नहीं लगे तब तो फिर दोबारा नोटिफिकेशन निकाल के पूरा एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन अगर स्टे लग जाता है तब क्या होगा? तो अगर स्टे ऑर्डर मिल जाता है तो फिर फिजिकल टेस्ट भी होगा, उसके बाद इंटरव्यू भी होगा। अब डेट JPSC के हाथ में है कि कब शेड्यूल करे उसको, क्योंकि अभी तो ना तो कोई मेंबर है ना तो कोई चेयरमैन है, तो जब भी उसको शेड्यूल करे वो JPSC के हाथ में है। लेकिन अगर स्टे ऑर्डर लगेगा तो आगे का प्रक्रिया होगा कि भाई आपका फिजिकल टेस्ट होना है और उसके बाद इंटरव्यू होना है, फाइनली आपका सिलेक्शन होना है मेरिट लिस्ट बनने के बाद। अब देखिए कोर्ट के अंदर मामला जाने के बाद क्या होगा, मैंने आपको पहले ही कहा था, 2 दिन पहले जो वीडियो मैंने बनाया था, कि कोर्ट के अंदर सिर्फ प्रोटेस्ट और इन सब चीज़ों से काम नहीं चलता है, उसके अंदर स्ट्रांग प्रूफ लगता है। और जो प्रूफ देने वाला व्यक्ति अगर कोर्ट में पहुंच करके शांत खड़ा है या फिर ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि कोर्ट के अंदर हर स्टूडेंट तो जाकर के खड़ा होएगा नहीं, है ना। तो बेसिकली मामला बस यही है। अभी देख करके लगता है कि 90% चांस है कि इसमें भी स्टे मिल जाए, और दूसरा कोई जो और भी एग्ज़ाम जो कैंसिल हो रहे हैं उनके अंदर भी अगर कोई कोर्ट पहुंचे तो हो सकता है उसमें भी स्टे ऑर्डर मिल जाए, है ना,
क्योंकि थोड़ा सा मन सा वैसा ही लगता है। तो बाद बाकी आपको जो भी कुछ डाउट होगा, तो क्योंकि कल से 100-150 फ़ोन तो आ ही चुका होगा, अभी फ़िलहाल के लिए मंडे तक आप रुकिए, मंडे को निर्णय ऐसा आएगा और उसमें मैं 90% मुझे लग रहा है कि स्टे ऑर्डर मिल जाना चाहिए। तो अगर स्टे ऑर्डर मिला तो ये एग्ज़ाम का आगे का स्टेजेस होंगे, स्टे ऑर्डर नहीं मिला तो दोबारा फिर पढ़ाई शुरू कीजिए, नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, अगर नोटिफिकेशन आ गया तो एग्ज़ाम जा करके दीजिए। अभी के लिए 90% चांस है कि एग्ज़ाम बच जाएगा और एग्ज़ाम ऐसे ही कंटिन्यू करेगा, है ना। और मैंने क्या कहा कि स्टे ऑर्डर लगने के बाद क्या होगा, तो बर्डन ऑफ ट्रूथ की साबित किसको करना है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि साबित करना पड़ेगा फिर सरकार को कि इंडिविजुअली इस परीक्षा में, माने एफआरओ में अलग, एसीएफ में अलग। हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि चलो एक जेपीएससी का पेपर लीक होता है तो सारे परीक्षा को आप रद्द कर सकते, नहीं। कोर्ट के अंदर इंडिविजुअली एक एक एग्जाम को प्रूफ करना होगा कि ये पूरी तरीके से प्रक्रिया जो है, या फिर हम लोग सेग्रीगेशन नहीं कर पा रहे हैं कि कौन स्टूडेंट जो है माल प्रैक्टिस में शामिल है और कौन स्टूडेंट जो है बिल्कुल अपने मेरिट के आधार पर आ रहा है, हम सेग्रीगेशन नहीं कर पा रहे हैं, ये साबित करना होगा कोर्ट को, कोर्ट में जा कर के। और मैंने वही सीआईडी और सरकार को ये साबित करना होगा हर इंडिविजुअल एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर साबित कर देगी तो एग्ज़ाम मैंने जो कैंसिल ही माना जाएगा फिर, है ना, कभी भी कैंसिल हो सकता है। और साबित नहीं कर पाएगी तो नहीं माना जाएगा। तो सेग्रीगेशन टेस्ट होगा इसके स्टे ऑर्डर के बाद कि कोर्ट को में जाकर के ये साबित करना पड़ेगा बहुत स्ट्रांगली कि एफआरओ में भी गड़बड़ी हुई है और एसीएफ में भी गड़बड़ी हुई है, ये देखिए सबूत। और हम लोग ये छांट नहीं पा रहे हैं कि कौन कौन इसमें शामिल था, तो पूरा एग्ज़ाम रद्द कीजिए। ये स्टे ऑर्डर के बाद है, ठीक है ना। दूसरा है कि डिपार्टमेंटल इम्पैक्ट। अब चलिए आगे का ये सब तो मैंने आपको बोल ही दिया कि स्टेट इसके लिए कोई बहुत सॉलिड एविडेंस लगेगा, अदरवाइज ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। और फाइनली जो काउंटर एफिडेविट है, मतलब सरकार को जो आगे आकर के अपना काम करना है, जो काउंटर एफिडेविट है वो चीज़ जमा करना होगा फाइनली आकर के। अब आप खुद समझदार हैं और आप समझ पा रहे हैं कि फिर इन सारे प्रक्रिया में किस तरीके से आगे का काम होगा। और बात बाकी न्यायालय बहुत कठोर है इन सब मामले में। न्यायालय किसी भी तरीके इमोशन सेंटिमेंट से काम नहीं करेगी। न्यायालय हमेशा प्रूफ और बेसिकली जो प्रिंसिपल सेट हो चुके हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है उनके ऊपर ही काम करेगी। तो एनीवे, तो हम लोग फिर बात करेंगे किसी अगले टॉपिक पे। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आपको वहाँ पे नंबर ये सब दिया ही गया है, आप उससे पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू।